गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यायपालिका प्रारंभ किया था। देख रहे थे कि भारत में क्या न्यायिक सिस्टम है। हम लोग देखे थे कि भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, अर्थात भारत के जितने भी न्यायालय हैं सब एक हायरार्की में हैं और उस हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। देखे थे कि भारत परिसंघीय प्रणाली होते हुए भी एकीकृत न्यायपालिका अपनाए हुए है। जो परिसंघीय प्रणाली या कहिए कि शुद्ध परिसंघीय प्रणाली के लक्षणों से मेल नहीं खाता है। हालांकि उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए आज हम लोग अपने अलग टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका पे। यहाँ केवल सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पिछले क्लास में आप लोग सुप्रीम कोर्ट के विषय में देखे थे। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 से प्रारंभ होता है। अनुच्छेद 124 से प्रारंभ होता है। तो आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए। आप लोग अपना नोट्स निकाल लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर वही नोट्स आ रहा है। देखिए, न्यायपालिका संविधान द्वारा निर्मित 3 अंगों में से एक है। 2 अन्य कार्यपालिका तथा विधायिका हैं। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप है, संविधान के अनुरूप है तथा कार्यपालिका इसको सही ढंग से प्रशासित करे और इसको लागू करने वाले प्रशासक इसका दुरुपयोग न करें। अतः न्यायपालिका ही संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है। यदि न्यायपालिका न हो तो संविधान जीवित रहेगा ऐसा संभव नहीं है, फिर इसका दुरुपयोग किया जाने लगेगा। आगे देखिए, यह विधि के सभी क्षेत्रों यथा सांविधिक, सिविल और दांडिक मामले में अपील करने की सर्वोच्च अदालत है। ये इंडिया में अब इसके ऊपर कोई नहीं है। अब आइए न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है और नियुक्त होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब सुनिए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की दशा में वह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे, जो वह आवश्यक समझे न्यायमूर्ति की दशा में। अन्य न्यायाधीशों के संबंध में इनके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है।
तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति करने में वो यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से, जिससे वो आवश्यक समझे परामर्श ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीश के मामले में उन्हें मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। आगे देखिए, न्यायाधीशों के नियुक्ति में विवाद। न्यायाधीशों के नियुक्ति में बहुत विवाद हुआ है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो जूनियर न्यायाधीश हैं उनको प्रमोट करके मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, या हाई कोर्ट से जूनियर न्यायाधीश को उठा के सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। तो जो सीनियर जज हैं उनको बड़ा दुख होता है, उनको बड़ा दुख होता है। ये विवाद गहराया था इंदिरा गांधी के समय में कि वो सीनियर जूनियर न्यायाधीश को प्रमोट करके मुख्य न्यायाधीश बना दी थी। तो हुआ ये कि न्यायाधीशों के नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम किया जाए, तो उसके लिए समय समय पर प्रक्रिया बनाई गई है, मामला कोर्ट में पहुंच गया है। तो देखिए, एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट इंडिया 1980 के बाद में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। माने ऐसा नहीं कि मुख्य न्यायाधीश जिसको कहेंगे उसी को नियुक्त करना होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो न्यायपालिका हावी हो जाएगी न्यायाधीशों के नियुक्ति में। लेकिन उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता बनाम भारत संघ के वाद में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभी निर्धारित, नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर कितना है, 2 ना। अभी निर्धारित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही मामले को पलट दिया तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। ये तो परंपरा फिक्स हो गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। कभी देखो तो अभी बाध्यकारी है तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अब यही परंपरा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो उस समय जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को चीफ जस्टिस नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो 1 दिन के लिए बने, 1 घंटा के लिए बने, चाहे जितने समय के लिए। अब यही परंपरा है। तो अभी आप लोग देखते होंगे, उठा के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल देखिएगा तो कोई कोई मुख्य न्यायाधीश 2 महीना के लिए बना है, कोई 15 दिन के लिए बना है। तो अब जो सीनियर मोस्ट है वही बनेगा। इसमें
न कार्यपालिका का हस्तक्षेप चलेगा और ना न्यायपालिका का हस्तक्षेप चलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि न्यायालय किसी के दबाव में आके काम न करे, न्यायालय किसी के दबाव में आके काम न करे। अब आइए देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में मुख्य न्यायाधीश की परामर्श की प्राथमिकता स्थापित की गई है कि इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति हो या न्यायाधीश का स्थानांतरण हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश के जो सलाह है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको वेटेज दिया जाएगा, इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो आइए, तो अभी तक यहाँ जो संवैधानिक पहलू है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि राष्ट्रपति की नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति इनके नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेंगे और अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वही व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनेगा जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में। आगे आइए, न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि सबसे उत्तम और उपलब्ध व्यक्तियों में से सबसे उपयुक्त चुनने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया की एक इंटीग्रेटेड, पार्टिसिपेटरी और कंसल्टेटिव कार्य है। इंटीग्रेटेड माने सबको मिला जुला के जितना भी विचार है सबको मिलाया जाए। पार्टिसिपेटरी भी मतलब वही हुआ कि सबकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, और कंसल्टेटिव मतलब सलाहकारी, कि ये वरिष्ठतम न्यायाधीश है जो चुनने की प्रक्रिया है वो एक इंटीग्रेटेड, पार्टिसिपेटरी और कंसल्टेटिव तीनों चीज उसमें समावेशित हैं। अब आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का मूल प्राधिकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ही शेयर दिस role with the CJ of High Courts to fill up the vacancy in the High Courts, to fill up the vacancies in the High Court। देखिए, इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने का मूल प्राधिकारी भारत का मुख्य न्यायाधीश है। सोल अथॉरिटी मतलब सर्वे सर्वा, एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही शेयर दिस रोल विथ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे मिलजुल कर ये काम करेगा। टू फिल अप द वैकेंसी इन द हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट में अगर कोई वैकेंसी खाली है तो उसको भरने के लिए वहां के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ये कार्य करेगा। अब देखिए, यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के विचार में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को वापस भेज सकता है। इस प्रकार वापस किए गए सुझाव पर मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर विचार विमर्श कर राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो राष्ट्रपति स्वस्थ परंपरा को अपनाते हुए ऐसे विचार को मान लेगा। मतलब टकराहट को बढ़ाया नहीं जाएगा। मान लीजिए कहा गया है कि भाई मुख्य न्यायाधीश से सुझाव लेना है और राष्ट्रपति जो है कि मुख्य न्यायाधीश के सुझाव को नहीं मानते हैं, उसे वापस करते हैं। तो वापस करेंगे तो क्या होगा कि इस प्रकार वापस किए गए सुझाव पर मुख्य न्यायाधीश सीजे उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर न्यायाधीश से विचार विमर्श कर राष्ट्रपति के पास भेजता है। ठीक है, फिर उस पर विचार विमर्श करके भेजेगा कि हाँ भाई इसको नियुक्त किया जाए कि नहीं। तो राष्ट्रपति स्वस्थ परंपरा को अपनाते हुए ऐसे विचार को मान लेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि यदि विवाद होता है, मान लीजिए राष्ट्रपति कहते हैं कि ना भाई हम इसको नियुक्त नहीं करेंगे, इसको फिर से, तो फिर अपनाएगा। तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो अन्य न्यायाधीशों से 2 न्यायाधीश से सलाह विचार विमर्श करेंगे और फिर उसको भेजेंगे कि भेजा जाए कि नहीं। तो स्वस्थ परंपरा का मतलब है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराहट न बढ़े, तो राष्ट्रपति फिर वैसे विचार को लगभग मान लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति में कोई समस्या नहीं है, अन्य न्यायाधीश में है, और हाई कोर्ट वाला तो अभी अलग चीज है, वो तो उसका तरीका अलग है। यहाँ अन्य न्यायाधीश वाले में ज्यादा समस्या है। कार्यपालिका चाहती है कि उसके लोग न्यायाधीश बने ताकि उनको कुछ बेनिफिट मिले। अब देखिए, अतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विचार को प्राथमिकता प्राप्त है। मतलब इनके विचार को इग्नोर नहीं किया जाता है, इनके विचार को प्राथमिकता प्राप्त है का मतलब कि जो ये कहेंगे लगभग यही होगा। देखिए, ये संवैधानिक पहलू नहीं है, अभी जो पढ़ाए हैं ये सब व्यवहारिक पहलू है। संविधान में तो केवल इतना ही लिखा गया है कि उनसे विचार विमर्श करेंगे। अब वो विचार मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, यहाँ वहां तो कुछ लिखा नहीं गया है। तो इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए जब विवाद होने लगा, तब ये सब चीजें, ये प्रोसीड्यूर, ये नियम बनाए गए। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। ये पेज नंबर 3 था ना, पेज नंबर 4। देखिए पेज नंबर 4। अब आते हैं इसके संवैधानिक पहलू पे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता अनुच्छेद 124(3)
कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या चाहिए। नंबर 1, भारत का हो, माने भारत का नागरिक हो। और दूसरा, भारत का हो के जगह पर ना उसको लिख दीजिए भारत का नागरिक हो, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट हो गया है। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? किसी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। माने किसी एक उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। ठीक है। या तीसरा, नहीं उसी में, या किसी उच्च न्यायालय का या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का होगा, न्यायालयों का नहीं, उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। या तो 5 साल जज रहा है या 10 साल तक वहां हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी लगातार प्रैक्टिस किया हो। ठीक है। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तीसरा, राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। तो पारंगत विधिवेत्ता का मतलब कि कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, तो भी राष्ट्रपति उसको न्यायाधीश नियुक्त कर सकते। अब देखिए यही लूप होल्स छोड़ दिया है लोग। तब तो राष्ट्रपति मनमाना किसी को भी कर देंगे, कह देंगे कि भाई ये पारंगत विधिवेत्ता है, पारंगत विधिवेत्ता है। अब देखिए कहना तो नहीं चाहिए, जैसे अभी सरकार हायर पोस्ट पर लेटरल एंट्री शुरू कर दिया है। अभी दे रहा था कि 31 लोगों को सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी पद पर ये किया गया। अब सोचिए कि अभी तक लोग यूपीएससी एग्जाम पास करके और 10-15 साल 20 साल नौकरी करके तब उस पद पर पहुंचते थे। अब गवर्नमेंट अपने मन से किसी को भी उस पोस्ट पर भेज सकती है। तो एक तो होगा क्या कि वैकेंसी कम हो जाएगा, एक होगा क्या कि वैकेंसी कम हो जाएगा, और दूसरा कि जिसको ऐसे नियुक्त किया जाएगा वो स्पष्ट है कि सरकार का चमचा होगा, वो तो हमेशा सरकार के फेवर में काम करेगा। तो ये तो एक तरह से कहिए कि संविधान के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ हो गया, विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ हो गया, मनमाने लोगों को भर दिया जाएगा। तो यहां भी ये जो प्रावधान जोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, तो इससे विवाद हो सकता है। आइए हम आप लोगों को दिखला रहे हैं कि इस पे रुकिए, एक मिनट।
अभी 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। जो संविधान है हम उसका वो खोल रहे हैं। देखिए आ गया। एक 123 देखिए 124। देखिए कि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और क किसी उच्च न्यायालय का या दो या अधिक न्यायालयों का, ऐसे देखिए ऐसे लिखा है, ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है, या किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा है। और तीसरा ग राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है। पारंगत विधिवेत्ता है का मतलब कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए ये क्राइटेरिया है। थोड़ा सा हम ये शुरू में पढ़ना चाहेंगे, इसको पढ़ के आपको बताएंगे। देखिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, इसका क्या मतलब है आपको बता रहे हैं। देखिए भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। देखिए क्या कह रहा है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी कि एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे, और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है, मतलब संख्या नहीं बढ़ाती है, तब तक 7 से अनधिक, नॉट मोर देन 7, 7 से अधिक नहीं, अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। तो 7 एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब प्रेजेंट टाइम में ये जो 7 संख्या है इसको हमेशा धीरे धीरे बढ़ाता गया है। जब हम तैयारी करना स्टार्ट किए थे तो ये 7 बढ़कर 7 25 हो चुका था, 25 से 30 हुआ, और अभी 2019 में
इसको 33 कर दिया गया है। 2019 में इसे 33 कर दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में लिख लीजिएगा आप लोग कि प्रेजेंट टाइम में एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए फिर नीचे लिखा है कि ये तो हाँ, उच्चतम न्यायालय के और राज्य के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। तो कितने उम्र तक पद धारण करेगा? 65 साल। चलिए इतना तो हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अनुच्छेद 126 पर। आपके नोट्स में ये दिया गया है, देखिए मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। देखिए 124 25 सब इसी पर देखिए अनुच्छेद 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है। पूछेगा कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किन दशाओं में की जाती है। तो आइए देखिए नोट्स पे कि राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में से किसी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो वो क्या क्या परिस्थिति है भाई? पहला, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, और तीसरा, या जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो। तो यदि ये 3 कंडीशन होता है, पद रिक्त है कि कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब, जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तब, और जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ है तब किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, when the office of the Chief Justice of India is vacant, मैंने खाली है, और when the Chief Justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judge of the court as the president may appoint for the purpose। तो 3 केस इसमें भी दिया गया है, vacant, by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office।
तो ये तीनों हम वहां क ख ग करके कर दिए हैं, ठीक है। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और कब करेंगे? तो 3 कंडीशन दिया गया है संविधान। टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने मान लीजिए बीमार है चाहे कुछ भी है तो कार्य करने में सक्षम नहीं है, वैसी दशा में ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए अनुच्छेद 127 है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ ए एडहॉक जज। ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछता है, यूपीएससी में, यूपी में, बीपीएससी में पूछे ना भी पूछे कि एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति कब की जाती है। तो आइए देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, वैसे भी याद रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। तो एडहॉक का अर्थ क्या होता है? तदर्थ का मतलब टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, टेम्पोररी कुछ समय के लिए, है ना। आगे देखिए, ऐसी नियुक्ति न्यायालय के सत्र के लिए गणपूर्ति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गणपूर्ति को कहते हैं कोरम, गणपूर्ति को कहते हैं कोरम। कि अच्छा देखिए, संसद वाले में भी कोरम बताना था। अभी संसद वाले में ना कुछ कुछ चीज है मिस हुआ है। संसद में भी कोरम होता है, अनुच्छेद 118 में दिया गया है कि संसद की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे सदन में, सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ न्यायालय में भी अपना एक प्रोसीड्यूर बनाया गया है कि कम से कम इतने न्यायाधीश उपस्थित नहीं होंगे तो कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगी। तो कोरम क्या होता है? वो न्यूनतम संख्या जो सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। तो एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है? कोरम पूरा करने के लिए, बस इतना याद रखना है। देखिए, ऐसी नियुक्ति न्यायालय के सत्र के लिए गणपूर्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसी को अंडरलाइन कर लीजिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात किसी हाई कोर्ट के किसी क्या हाई कोर्ट के गणपूर्ति प्राप्त करना है तो दूसरे जगह से ले आएगा ना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ना। संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश से जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हित है, उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा। आइए अनुच्छेद 127 हम इस पर पढ़ते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, if at any time there should not be a quorum of the judge of the Supreme Court। देखिए मेन क्या चीज है? quorum। Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the
प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने राष्ट्रपति से सहमति लेना है, कंसेंट माने सहमति, एंड आफ्टर कंसल्टेशन विथ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न, माने जिस हाई कोर्ट से बुलाना है वहां के हाई कोर्ट से, रिक्वेस्ट इन राइटिंग, लिख कर रिक्वेस्ट करना है, जुबानी नहीं, द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट एज एन एडहॉक जज फॉर सच पीरियड। देखिए मैंने ऐसा जो एडहॉक जज नियुक्त होगा परमानेंट नहीं होगा, फॉर सच पीरियड मैंने वैसे समय के लिए, एज मे बी नेसेसरी जो आवश्यक हो, of a judge of high court duly qualified for appointment as judge of supreme court to be designated by the chief justice of India। मतलब वो वैसे जज को नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए योग्य हो, ऐसा नहीं कि किसी को कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एडहॉक, ये हो गया एडहॉक। लास्ट में हम लोग लास्ट में सब समराइज भी कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट आर्टिकल 128 ये सुप्रीम कोर्ट है इसलिए सब बता दे रहे हैं, और आगे आप लोगों को यूपीएससी भी देना है, बता दे रहे हैं। 128 में देखिए क्या लिखा, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि रिटायर्ड जज को भी सुप्रीम कोर्ट के बैठक में बुलाया जा सकता है। तो आइए पहले नोट्स पर देखते हैं कि क्या है, फिर आप लोगों को इस पर ले आएंगे। ये पेज नंबर क्या था हो, 4, पेज नंबर 5। देखिए, उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति, तो कुछ कंडीशंस होते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठने के लिए आग्रह किया जाता है। तो वो कौन से कंडीशंस है, बस वही याद रखना है आप लोगों को। तो उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवा न्यायाधीशों की, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने, देखिए क्या कंडीशन है, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत अधिक लंबित मामले हों तो उसको निपटाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से किसी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या फेडरल न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या किसी हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की अहर्ता रखता हो को ऐसे प्रयोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। तो रिटायर्ड जजेस को कब बुलाया जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट का काम बहुत अधिक बढ़ गया है और मामला निपट नहीं रहा है, तब उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि देखिए अनुरोध कर सकता है, लिखा है भाई। एक तो रिटायर्ड आदमी का मतलब कि 65 साल पार, वो काम करने में सक्षम है या नहीं। अब आइए इंग्लिश वाले में आइए, देखिए अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये आपका वो तो मेरा लैंग्वेज हो गया और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज हो गया। नॉट विथ एक्सटेंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, मैंने कुछ भी बात के होते हुए भी,
The Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of President, request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court, देखिए नंबर 2 दिया है, इसका मतलब कि कुछ नीचे दिया है, और who had held the office of, यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया है। ये नंबर 2 देखिए यहां दिया है ना, इसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? नीचे दिया होगा, instituted by the Constitution, 15th Amendment Act 1963, इसको 1963 में जोड़ा गया था, यानी कि ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। और who has held the office of a judge of high court and is duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court, so to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so required shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowance as the President may be ordered determined, and have all the jurisdiction, power and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of the court। कि कब नियुक्त किया जाएगा? काम बढ़ जाएगा तब। अब इसमें देखिए नीचे 2 लाइन और है जो हम नोट्स में नहीं लिखे हैं, कि इस टाइप से जो भी जज कार्य करेगा उसको वो सारी शक्तियां मिलेगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है, और उसको वो पैसा मिलेगा जो राष्ट्रपति देंगे। लेकिन देखिए लास्ट में लिखा है, बट शैल नॉट अदरवाइज टू बी डीम्ड टू बी ए जज ऑफ द कोर्ट, मतलब इसको कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा, कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। बस आप काम करिए, आपको वो सारी शक्तियां मिलेगी, लेकिन आप कोर्ट के परमानेंट जज नहीं माने जाएंगे। ये हो गया अनुच्छेद 128। अब देखिए अभी 29 पर आएंगे, लेकिन उससे पहले अपने नोट्स में कुछ और दिया गया है, ये मेंस के लिए है स्पेशली। देखिए ये मेंस के लिए है, ये बीपीएससी मेंस में कई बार आ चुका है। तो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता कैसे बनाई रखी गई है, उन स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान है आपके संविधान में या वैसे व्यवहार में, आइए देखिए। तो इसको मेंस के लिए याद करिएगा आप लोग। नंबर 1, न्यायाधीशों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के विचार को प्राथमिकता दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि न्यायालय के न्यायाधीशों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप कम होगा, और जो न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वैसे न्यायाधीश चुने जाएंगे जो कार्यपालिका के एजेंट न हो। दूसरा, मुख्य न्यायाधीशों में से सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। ये तो देख ही चुके हैं हम लोग, है ना, कि जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति में ये सभी प्रकार के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा, इनके वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होता है, और इनके कार्यकाल के दौरान इनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है, वित्तीय आपात को छोड़कर। कहने का मतलब कि जो इनका वेतन भत्ता है भारत के संचित निधि पर भारित होता है, और आप लोग पढ़े थे कि जो भी भारत के संचित निधि पर भारित होता है उस पर सदन में मतदान तो बहस तो हो सकता है, लेकिन मतदान नहीं होगा। अनुच्छेद कितना है? 12 में 112 में बढ़ा तो सकता है लोग,
लेकिन घटा नहीं सकता है किसी भी चीज में। घटाना एक तरह से न्यायपालिका का अपमान है। आप मान लीजिए अगर घटाता भी है तो जो नेक्स्ट आएंगे उन पर लागू होगा, जो प्रेजेंट हैं उन पर लागू नहीं होगा। और व्यवहारिक रूप में घटाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आइए। अभी ये समाचार कल ही आया था, ये 4 पॉइंट जो हम पढ़ रहे हैं। ये जो चौथा पॉइंट है, देखिए, किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के लिए किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हाँ, फेसबुक या व्हाट्सएप पर किसी जज पर कोई कमेंट किया था, कल पुलिस उसको अरेस्ट की। कोर्ट और जज के खिलाफ कभी भी गलती से भी फेसबुक व्हाट्सएप पर इस सब पर मत भेजिएगा लोग, न तो तुरंत मुकदमा हो जाएगा, चल जाइएगा जी। संसद पर भले संसद पर भी नहीं करना है, लेकिन चलो वहां नेतागिरी है, मामला बच जाता है, लेकिन कोर्ट वाले में नहीं। कोर्ट वाले में तो कोर्ट सो मोटो एक्शन ले लेता है, केवल समाचार में देख लेगा, उस पर वो एक्शन ले लेगा। तो कभी भी गलती से ना ही वैसे पोस्ट को ना लाइक करना चाहिए, ना कोई कमेंट करना चाहिए। किसी न्यायालय के अपने न्यायाधीशों के लिए किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, उस परिस्थिति को छोड़कर जब इनको हटाने का संकल्प प्रस्तावित है। माने जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तब तो उस पे उनके आचरण पर चर्चा होगी ही होगी, लेकिन वैसे सामान्य परिस्थिति में सोचिए संसद में भी मना है। और जब संसद में मना है तो आम आदमी क्या है, संसद में भी उनके आचरण पर उन पर कोर्ट पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। अब देखिए 5वां, इनको इनके पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा पारित संकल्प के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। माने इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो सामान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जज है, किसी सरकार की बात नहीं सुन रही है तो हटाओ इसको। हटाने के लिए बकायदा संसद में उसके लिए प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। इसी अनुच्छेद 124 में दिया गया है, अभी बताएंगे आगे कि उसकी क्या प्रक्रिया है। और अगला 6ठा पॉइंट देखिए कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति इस पद से हटने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं करेगा। मतलब जो रिटायर होगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के से, तब फिर वो कहीं काम नहीं करेगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो रिटायर होता है और वो आएगा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने, भाई कानून का तो बहुत बड़ा ज्ञाता है, आएगा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने, तो हाई कोर्ट का जो जज है वो तो यही ना सोचेगा कि भाई ये तो हमसे बहुत सीनियर हैं और इनका नॉलेज हमसे तो ज्यादा ही है, तो ये गलत कहेंगे, इनका अनुभव हमसे ज्यादा है, तो प्रभावित होगा। एक तो निर्णय प्रभावित होगा और दूसरा कि मान लीजिए अगर वो हार गए केस तो सुप्रीम कोर्ट की न तौहीनी होगी, सुप्रीम कोर्ट की तौहीनी होगी। इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि जो रिटायर्ड जज हैं वो अब कहीं कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ कुछ ऐसे पोस्ट बनाए जा रहे हैं जहां ये प्रावधान किया गया है कि इस पर
रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बैठेंगे। जैसे मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, उसमें दिया गया है कि इसका जो चेयरमैन होंगे वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही होंगे। चलिए आइए, ये हो गया पेज नंबर 5। अब आ जाइए पेज नंबर 6 पर। आएगा, अब समय हो रहा है। हाँ लो, जाओ 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 जाओ। अब 8:50 हो गया तुम्हारा। जाओ जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। आइए, अगला टॉपिक है हम लोगों की न्यायालय की अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या अधिकारिता है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कार्य कर सकता है। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को बीपीएससी कई बार पूछ चुका है प्री में। अभी ना आप लोग खैर इसमें सब फ्रेशर्स हैं, जो लोग इसमें एग्जाम देने वाले अभी इसमें तो कोई नहीं है। एक अलग से ना वीडियो सीरीज बना रहे हैं जिसमें बीपीएससी का सब एनालिसिस है। पहले तो प्री का करेंगे, फिर मेंस का करेंगे। तो उसको देखने से कि बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, खास करके प्री के लिए वो चीज उसमें डालेंगे। तो वो छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 5-5, 10-10 मिनट का। उसको आप लोग देखिएगा यूट्यूब पर। तो उससे अभी से आपको इसकी सही रणनीति पता चलेगी कि कैसे इसकी तैयारी करें। विथ एग्जाम्पल उसमें सब पेपर दिखलाते हुए रहेगा। तो आइए हम लोग आते हैं जुरिस्डिक्शन, न्यायालय की अधिकारिता। क्या क्या अधिकारिता है। नंबर 1, आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। यह है आपका आर्टिकल 131, आर्टिकल 131। आरंभिक अधिकारिता का मतलब है कि कुछ वैसे मामले हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा, दूसरा कोई कोर्ट नहीं देख सकता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब कुछ वैसे मामले हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा, दूसरा कोई कोर्ट नहीं। तो वो कौन कौन से मामले हैं, आइए देखिए। यह शुद्ध रूप से परिसंघीय व्यवस्था का लक्षण है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसके अंतर्गत निम्नलिखित वादों को अन्य किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता तथा सुप्रीम कोर्ट से भिन्न कोई अन्य न्यायालय इसको ग्रहण नहीं कर सकता है। क्या क्या है भाई। नंबर 1, क भारत सरकार वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य,
माने ऐसा कोई केस हो जिसमें एक पक्ष भारत सरकार हो और दूसरा पक्ष है एक या एक से अधिक राज्य। दूसरा है भारत सरकार और कोई राज्य या राज्यों वर्सेस एक या एक से अधिक राज्य। और तीसरा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का वाद है। ठीक है, मान लीजिए बिहार और महाराष्ट्र या बिहार या यूपी में कोई वाद होता है। अगर बिहार सरकार को महाराष्ट्र सरकार पर कोई केस करना होगा तो कहां करेगा? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं। हाई कोर्ट वैसे केस को लेगा भी नहीं। हाई कोर्ट कह देगा कि भाई ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो आइए इसमें अनुच्छेद 31 इस पर दिखलाते हैं क्या लिखा है। 29, 30, 31। हाँ देखिए, ओरिजिनल jurisdiction of the court subject to the provision of this constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of other court, have original jurisdiction in any dispute, मतलब नीचे वाले में, between the government of India and one or more state, or between the government of India and any state or state on one side and one or more other state on the other। और तीसरा है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। चलिए आइए, अब देखिए दूसरी अधिकारिता क्या है? रीट जारी करने की अधिकारिता। तो इसको कहते हैं, पहला हो गया ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और दूसरा हो गया रीट जारी करने की अधिकारिता। कॉल कर रहा था, एक मिनट जरा सा, वो नहीं था। अभी तो साइलेंट रह जाता है। हाँ, अगला है रीट जारी करने की अधिकारिता। तो आप लोग फंडामेंटल राइट में पढ़े थे, आर्टिकल 32 याद है? तो याद है तो एक मिनट रुकिए, याद है तो हम भी देख ही लेते। देखो डिस्कनेक्ट नहीं होना है, हो भागने लगा सब। कौन है? विकास, आजाद, प्रीति, प्रीति, प्रीति सुनाई दे रहा है? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सा रीट जारी करता है? सर
याद नहीं है। कॉपी पलट रही है, आवाज आ रहा है इसमें। याद नहीं है। याद नहीं है, गुड गुड। अंकित बोलिए। कौन कौन सा रीट है वो, सुनना था, इसमें आवाज थोड़ा कम आ रही है। बोल दिया अंकित। थोड़ा इसमें ना आवाज कम है, सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हो। आया, चलिए, तो ठीक है, याद है, याद है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या हो अस्मिता। हाँ, कौन कौन सा रीट है। गुड गुड। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा और परमादेश, ये 5 रीट हैं। तो चलिए, रीट जारी करने की, देखिए यहां भी लिखा हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। सी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में इसको बढ़ाया गया है। अब आइए देखिए, जो टेक्निकल है वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन, अपील करने की अधिकारिता। ये यूपीपीएससी में यहां से बड़ा क्वेश्चन पूछता है, बड़ा मजा आता था इसको बनाने में। यूपीएससी तो नहीं पूछता था, यूपीपीएससी इसको बड़ी पूछता था, हमेशा लगभग पूछता था। अपीली अधिकारिता, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, माने आप सुप्रीम कोर्ट में कब कब अपील कर सकते हैं, कब कब अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ना अपील करने का तरीका अलग है, ऐसा नहीं कि चल दिए सीधे सुप्रीम कोर्ट। आइए दिखलाते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 134 क, लिखा है ना। सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता 3 प्रकार की है। निम्न मामलों से संबंधित विषय में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च अपीली अधिकारिता है, यानी कि निम्न मामलों में आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय जाने का तरीका है। तो आइए पहले हम आपको ओरिजिनल संविधान दिखला देते हैं। कहां चले गए। अच्छा, आएगा ना। अच्छा, ये रहा। हाँ, नीचे है अनुच्छेद 131, 132, देखिए लिखा है ना। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, ठीक है। तो देखिए वो कौन कौन से मामले, देखिए अनुच्छेद 134 को बाद में जोड़ा गया कि आप तभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब हाई कोर्ट ऐसा सर्टिफिकेट देता है। अभी इसको समझाएंगे, आइए देखिए, पहले यहां पढ़ लेते हैं। अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। तो नोट्स पे आ जाइए आप लोग, देखिए। क, पहला है संवैधानिक मामला, पहला है संवैधानिक मामला। तो सुनिए, सुप्रीम हाई कोर्ट में मान लीजिए किसी मामले पर सुनवाई चल रही है, और हाई कोर्ट को लगता है कि इस केस में कोई संवैधानिक मामला है,
तो अपना जजमेंट देने के साथ साथ हाई कोर्ट एक लेटर देगा, कहेगा कि इस मामले में संवैधानिक पहलू हैं, इस मामले में संवैधानिक पहलू है और संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कहेगा कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, संवैधानिक मामला। यदि केस में कोई संवैधानिक मामला रहेगा तब हाई कोर्ट आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का सर्टिफिकेट देगा और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 हो गया संवैधानिक मामले में, याद रखिएगा। देखिए पहला क और अनुच्छेद 134 क साथ में जोड़ दिए हैं क्योंकि 134 क में लिखा गया है कि हाई कोर्ट प्रमाणित करे। ठीक है कि देखिए उच्च न्यायालय यदि किसी मामले ब्रैकेट में सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही के निर्णय से यह निर्धारित करता है कि इसमें संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, कि उसमें कोई संवैधानिक मामला है, तब देखिए an appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of High Court in the territory of India, whether in civil, criminal or other proceeding, if the High Court certify under Article 134A that the case involves a substantial question of law as to interpretation of this constitution, कि संविधान के व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई मुद्दा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा डिलीट कर दी गया, तीसरा। तो पहला हो गया कब अपील करेंगे, संवैधानिक मामले में, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 132। अगला ये हो गया पेज नंबर 6 ना। चलिए तो समय भी आप लोगों का 9:04 हो चुका है। तो आइए हम लोग सभा को समाप्त करते हैं, सभा को समाप्त करते हैं। अब आप लोग टेस्ट देंगे, नेक्स्ट कल मिलते हैं। और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होता है तो अब ना एक सिस्टम का मोबाइल थोड़ा सा डाउन है, फिर अपना ये करेंगे। तो चलिए समाप्त करते हैं, पहले तो इसको रोक देते हैं।